हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड ये पार्ट 1 है, यानी कि फर्स्ट वीडियो है। आगे भी मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर सेकंड वीडियोस और थर्ड वीडियोस लेकर आऊँगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास में जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स में कवर अप करने वाला हूँ, उनसे रिलेटेड वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेजेस रेट्स बाय 50 बीपीएस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली ही जो रेपो रेट होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है। इसके क्या रीजंस हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होगा वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 5.9%, मेकिंग लोन्स एक्सपेंसिव। लोन्स क्या है, थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं, यानी कि जो होम लोन्स होते हैं या कार लोन से जो लोग लेते हैं उनके लिए अब थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। The MPC has also lowered the growth projection for financial year 2023 from 7.2% to 7%. This action will support medium-term growth prospects. The committee also voted by a 5:1 majority to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व बैंक जो है इंडिया का, वो रेपो रेट्स को बढ़ाता रहता है या फिर घटाता रहता है। MPC however retained the retail inflation projection for the current fiscal years at 6.7%. How it will impact, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। A higher interest rate enables the central bank to slow down the money supply. हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है वो कंट्रोल में आ जाती है, यानी कि अगर ज़्यादा हो रही होती है उससे भी क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी विच इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी कि मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो स्टेप्स होते हैं इनको उठाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन रेफर्स टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एंड बॉट। इन्फ्लेशन क्या होता है, जो गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उनके रेट्स में या उनके प्राइसेस में जो इंक्रीजिंग आती है, यानी कि जो बढ़ोतरी आती है, वो इन्फ्लेशन पैदा कर देता है। ऑन द अदर हैंड लोअर इंटरेस्ट रेट मेक्स बोरोइंग ईजियर। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर बैंक से बोरो करने लगते हैं और मनी सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। एंड बिजनेस फ्रिक्वेंटली बोरो टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक वेंचर्स इंक्रीजिंग द मनी इनफ्लो इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, मनी इनफ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो भी बैंकों से बोरो करने लग जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। With more money and increase in demand for goods and services affect supply and results in price rise of retail commodities. जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या होता है, गुड्स की डिमांड्स वगैरह भी बढ़ जाती है और उससे सर्विस पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो रिटेल कमोडिटीज होती हैं उनके प्राइस बढ़ने लगते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम्स में आए हैं और आगे भी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। इसका फंक्शन क्या है इस कमेटी का, कि ये इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिक्स करती है। ये एक आरबीआई की कमेटी है, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इट्स मीटिंग्स आर हेल्ड एट लीस्ट 4 times अ ईयर। एक साल में इसकी कम से कम 4 मीटिंग्स होती ही हैं।
The committee comprises of 6 members, 3 officials of the Reserve Bank of India and 3 external members nominated by Government of India. टोटल इस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 मेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है वो होते हैं। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। द आरबीआई गवर्नर इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। द आरबीआई एक्ट 1934 was amended by Finance Act 2016 to constitute MPC, which would bring more transparency and accountability in fixing India's monetary policy. इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था 2016 में। जो आरबीआई एक्ट है 1934 का उसको अमेंड किया गया था 2016 में और इसको कमेटी को बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली ही इस रॉकेट को इसरो ने लॉन्च किया है। क्या इसके फंक्शंस होंगे ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सक्सेसफुली and orbited 36 satellite of UK based OneWeb. The Indian Space Research Organization has renamed the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3 as Launch Vehicle Mark 3 mainly to identify its task of placing satellites into a variety of orbits. इसका मेन टास्क क्या रहेगा? जो सैटेलाइट्स हैं उनको ये लेकर जाएगा अलग अलग ऑर्बिट्स में और इसका जो पहले नाम था वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था यानी कि GSLV मार्क 3 था। अब उसको चेंज करके लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मिशन इज फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन विद 36 OneWeb सैटेलाइट टू द लो अर्थ ऑर्बिट एज द हैवीएस्ट पेलोड मास ऑफ 5796 kg of LVM till date. Next point is this is a 3-stage launch vehicle which consists of 2 solid propellant S200 strap-ons on its sides and core stage comprising L110 liquid stage and C25 cryogenic stage. इसकी मेनली जो होंगी वो 3 स्टेजेस होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज द रॉकेट इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 4000 kgs ऑफ सैटेलाइट्स इनटू GTO। कितनी कैपेबिलिटी होगी इसकी? ये जो 4000 kgs की जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी ये लॉन्च करने में कैपेबल रहेगा GTO में एंड 8000 kgs ऑफ पेलोड्स इनटू LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। GTO में कम से कम 4000 kgs का और लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kgs के पेलोड्स को ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में कैपेबल रहेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस 43.5 मीटर टॉल 3-stage launch vehicle gives ISRO full self-reliance in launching heavier communication satellite in GTO। अब क्या है, इसके लॉन्च होने के बाद इसरो जो है सेल्फ रिलायंट हो गया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, यानी कि जो हैवियर सैटेलाइट्स होती हैं उनको भी इसरो लॉन्च कर सकता है। द व्हीकल टेक्स ऑफ विद साइमल्टेनियसली ignition of the 2 S200 boosters. The LVM-3 rocket will also be used for India's maiden human space flight, tentatively scheduled for late 2024. What is OneWeb? OneWeb क्या है? OneWeb is a communication company that aims to build broadband satellite internet services. ये एक कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका जो मेन पर्पज है, जो मेन एम है उसका, वो क्या है? ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बनाने का। द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन एंड हैज ऑफिसेज इन वर्जीनिया US एंड अ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फ्लोरिडा। द कंपनी वाज फाउंडेड बाय ग्रेग व्हीलर इन 2012 and launched its first satellite in February 2019. By October 2022, OneWeb had launched 464 of the planned
648 low Earth orbit satellites in the initial constellation. The OneWeb satellite constellation is a planned initial 648 satellite internet constellation which is in the process of being completed in 2022 with a goal to provide global broadband internet services by the end of 2023. Next topic is the World Trade Organization forecast a slowdown of global trade growth next year. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक ऐसा अनुमान लगाया है कि आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले साल में जो ग्लोबल ट्रेड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा. सो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज it is because of higher energy and food prices and rising interest rate curb import demand, and WTO warned a possible contraction if the war in Ukraine worsens. The WTO has insisted that merchandise trade would increase by 3.5% this year, up from its April estimate of 3%. However, for the 2023, it sees trade growth of just 1% compared with the previous forecast of 3.4%. यानी कि WTO ने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो बढ़ जाएगा इस साल 3.5% के आसपास तक, जो कि अप्रैल में एस्टिमेट किया गया था 3% तक. लेकिन आने वाले साल में यानी कि 2023 में इसका जो ग्रोथ होगा वो मिनिमम 1% ही रह जाएगा, जो कि पहले अनुमान लगाया गया था कि ये 3.4% के आसपास रहेगा. लेकिन अब जो न्यू रिपोर्ट आई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से ये जो ट्रेड होगा, ट्रेड ग्रोथ जो होगी वो सिर्फ 1% तक ही रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर इवेंट्स हिटिंग फूड प्रोड्यूसिंग रीजन्स और डैमेजिंग एनर्जी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कुड फर्दर हिट ट्रेड along with weakness in China where COVID-19 outbreaks have disrupted production. COVID-19 की वजह से जो प्रोडक्शन हुई थी चाइना में उसमें भी काफी डिसरप्शन हो गया है. WTO डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो-इवेला warned against the trade restrictions and curbs imposed by various countries on food and fertilizer export had dropped from 57 to 42 but then rose back to 53 due to new measures. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, उसको चलाना. इट वाज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 pursuant to the 1994 Marrakesh Agreement, thus replacing the General Agreement on Tariffs and Trade that had been established in 1948. यानी कि जो जनरल एग्रीमेंट 1948 में बनाया गया था उसको इसने रिप्लेस किया 1995 में. The WTO is headquartered in Geneva, Switzerland. Its top decision making body is the Ministerial Conference. इसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो मेन डिसीजन लेता है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेता है. The WTO is the world's largest international economic organization with 164 member states representing over 98% of global trade and global GDP. ये इंटरनेशनली एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो. इसमें 164 मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 98% ग्लोबली ट्रेड को और ग्लोबली जीडीपी को. द WTO facilitate trades in goods, services and intellectual property among participating countries by providing a framework for negotiating trade agreements which usually aims to reduce or eliminate tariffs, quotas and other restrictions. The WTO also administers independent dispute resolution for enforcing participants' adherence to trade agreements and resolving trade related disputes.
नेक्स्ट टॉपिक इज 2 more इंडियन बीचेस एडेड टू द लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस। अभी रिसेंटली ही मिनिकोय थुंडी और कदमत बीच जो लक्षद्वीप में है उनको ब्लू फ्लैग लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सो अभी तक इंडिया में कितने ब्लू फ्लैग लिस्ट में इंक्लूड हो चुके हैं बीचेस, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसका इंक्लूड करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिकोय थुंडी एंड कदमत बीच फ्रॉम लक्षद्वीप हैव एंटर्ड टू द लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। कौन ऐड करता है इसको? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इंडिया नाउ हैज 12 ब्लू फ्लैग बीचेस एंड इको लेबल ऑनर्ड एज द क्लीनेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। लिस्ट ऑफ 12 ब्लू फ्लैग बीचेज इन इंडिया। अभी तक जो है वो 12 बीचेज को इस लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। वो कौन कौन से बीचेज हैं आप इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। ये वो 12 बीचेज हैं, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। आगे हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? देयर आर ऑलमोस्ट 33 क्राइटेरिया दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू क्वालिफाई फॉर अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए कम से कम 33 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि होने चाहिए। उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द क्राइटेरिया इंक्लूड्स वाटर मीटिंग सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, हैविंग वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज, बीइंग डिसेबल्ड फ्रेंडली, हैविंग फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स एंड हैविंग नो एक्सेस टू पेट्स इन द मेन एरियाज ऑफ द बीच। सम क्राइटेरिया आर वॉलेंटरी एंड सम आर कंपल्सरी। कुछ इसमें वॉलेंटरी क्राइटेरियाज हैं और कुछ कंपल्सरी हैं कि जो कि होने ही होने चाहिए। इफ अप्रूव्ड बीचेज आर प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन फॉर अ ईयर एंड मस्ट अप्लाई ईयरली टू कंटिन्यू meriting the right to fly the flag at their locations. Structures such as container toilet blocks, shower panels, change rooms, mini grey water treatment plants in an enclosed structure, mini solid waste recycling plants, and off-grid solar photovoltaic panels are provided for a minimum of 10 meters from the high tide lines to help beaches meet the required categories. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन जरूर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्ट इनिशिएटिव। अभी इंडियन प्रेसिडेंट ने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। क्या इसके इंपॉर्टेंस होंगे वो हम यहाँ पे इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इट इज एन इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल। The Har Start initiative is supported by the state government of Gujarat, the central government, and the United Nations International Children's Fund Emergency Fund। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड है वो भी इसको इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा है। द पर्पज ऑफ हर स्टार्ट इज टू एड women-led startups to scale up and connect women-led startups with private and government platforms. The purpose of Har Start initiative is to boost women-led innovations and startup ecosystem in the country. इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो women-led innovations हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको बूस्ट किया जाए। More than 2,000 women-led startups have been provided with capacity building initiatives, with about 2,500 women entrepreneurs taking parts in this initiatives. 2,500 women जो entrepreneurs हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। Now the question bank। जो टॉपिक्स हमने ऊपर वीडियोज में डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन बैंक है, जिनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लैंड्स टू द कस्टमर।
The Monetary Policy Committee is responsible for fixing the benchmark interest rate in India. The central bank sometimes raises the interest rate in order to control the high inflation. Finance Minister of India is the chairperson of Monetary Policy Committee. ABCD यहाँ पर ऑप्शन है और आपको इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the statements regarding launch vehicle Mark 3 and select the correct option. The first option is LVM-3 is a rocket which is capable of launching 4,000 kgs of satellites into GTO. Second is it has been developed and launched by DRDO. Third is it is a 3-stage launch vehicle which consists of 2 solid propellant S-200 strap-ons on its sides and core stage comprising L-110 liquid stage and C-25 cryogenic stage. So these are the options and you have to choose the correct option. Third question is with reference to the World Trade Organization, consider the given statements and choose the incorrect option. यहाँ पे आपको incorrect option choose करना है. The first point is WTO is the agency of United Nations. Second is it was founded in 1945. Third is the WTO is headquartered in Geneva, Switzerland. Fourth is it has replaced the General Agreement on Tariff and Trades. So इनमें से कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं वो आपको चूज करने हैं. ABCD यहाँ पर ऑप्शंस हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following beaches in India are not included in the list of blue flag beaches of Foundation for Environmental Education. इनमें से कौन से बीचेज हैं जो कि ब्लू फ्लैग लिस्ट में अभी तक इंक्लूड नहीं किए गए हैं? कोवलम बीच, शिवराजपुर बीच, एगोंडा बीच या कदमत बीच. फिफ्थ क्वेश्चन इज who among the following has recently launched the Her Start initiative to boost women-led innovation and startup ecosystem in India. इनमें से किसने जो हर स्टार्ट इनिशिएटिव है उसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इनमें से किसने अभी रिसेंटली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है वो आपको बताना है. सो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं. आगे वीडियोस में भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा. सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.